हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का इंट्रो चैप्टर है। इस लेक्चर में मैं आपको इंट्रो चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। इससे आपको एक इस चैप्टर की जो इंट्रो चैप्टर है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का, उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बेस में। कोशिश करूंगा कि जो टर्मिनोलॉजी इसमें यूज की जा रही है सभी का कुछ बेसिक आपको बताऊँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कंसीलमेंट ऑफ इनकम और फॉल्स क्लेम टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। गलत इनकम को दिखाना यानी इनकम को छुपाना, कंसीलमेंट ऑफ इनकम और फॉल्स क्लेम यानी गलत क्लेम करना टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। वो केस कौन सा होता है? वो होता है टैक्स एवेजन, यानी टैक्स की चोरी की जा रही है। जब इनकम को छुपाया जाता है, गलत क्लेम किया जाता है टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए, उसको बोलते हैं टैक्स एवेजन। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग में होता है जैसे जो इनकम टैक्स एक्ट में जो एग्जम्पशन डिडक्शंस जो रिबेट मिलती है उनको यूज करके जब टैक्स लायबिलिटी कम की जाती है उसको टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है जो लॉ के अंदर जो लूप होल्स होते हैं, जो कमियां होती है, उनको यूज कर लॉ मेकर की इंटेंशन को तोड़कर टैक्स जब कम किया जाता है, टैक्स लायबिलिटी कम की जाती है, उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स से बचना। एक होता है टैक्स मैनेजमेंट। जितनी भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो लॉ के अंदर जितनी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है लॉ के अकॉर्डिंग, उनको हम कंप्लाइज करते हैं उनको बोलते हैं टैक्स मैनेजमेंट। दूसरा क्वेश्चन है यूजिंग द लूप होल्स ऑफ लॉ। जो लॉ के अंदर जो कमियां होती है, लूप होल्स होते हैं, उनको यूज कर टैक्स को कम करना होता है टैक्स अवॉइडेंस। मैंने आपको ऊपर बताया टैक्स में अवॉइडेंस में क्या होता है, लूप होल्स जो होते हैं, जो कमियां होती है लॉ की, उसको यूज कर टैक्स को कम किया जाता है। यहाँ पर आप जो एसएससी होता है वो लॉ मेकर की इंटेंस को तोड़ रहा है, ये इमोरल होता है टैक्स अवॉइडेंस। थर्ड क्वेश्चन है वो कौन सा डिवाइस है जो सेटिस्फाई करता है रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ बट नॉट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ लॉ। मैंने बताया आपको ये टैक्स अवॉइडेंस ही होता है जिसमें जो इमोरल होता है, यहाँ पर आप लॉ मेकर की इंटेंशन को तोड़ते हो, उसकी इंटेंशन की आप अगेंस्ट जाके आप टैक्स को कम करते हो। उसके बाद रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी यूटिलाइजिंग डिडक्शंस एग्जम्पशंस रिलीफ। मैंने आपको बताया कि जब डिडक्शंस एग्जम्पशन और रिलीफ को यूज कर टैक्स लायबिलिटी कम की जाती है उसको हम बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। उसके बाद जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है इन कनेक्शन विद टैक्स से संबंधित जितनी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है उनका कंप्लाइंस करना, उनका जवाब देना क्या होता है? टैक्स मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया अभी। और टैक्स अवॉइडेंस मैंने आपको ऊपर ही बोल दिया, ये होता है इमोरल, क्योंकि यहाँ पर आप लॉ मेकर की इंटेंशन को तोड़कर टैक्स कम कर रहे हो। उसके बाद जो टैक्स हॉलीडे बाय द न्यू इंडस्ट्री अंडरटेकिंग इन बैकवर्ड एरिया, जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं उसके अंदर जो न्यू इंडस्ट्री अंडरटेकिंग सेटअप होती है टैक्स हॉलीडेज को अवेल करने के लिए, वो क्या होता है? वो एक तरह से टैक्स प्लानिंग होती है। उसके बाद जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है और जो टैक्स इंसेंटिव्स को अवेल करने के लिए कंप्लाइंस किया जाता है वो टैक्स मैनेजमेंट होता है। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ का कंप्लाइंस करते हैं वो टैक्स मैनेजमेंट होता है। उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम मस्ट बी फर्निश ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। रिटर्न ऑफ इनकम जो होता है वो ड्यू डेट से पहले उसको फर्निश करना, फाइल करना एज ए पार्ट ऑफ क्या होता है? वो टैक्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है, क्योंकि टैक्स मैनेजमेंट के अंदर जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उनको हम पूरा करते हैं, जो कंप्लाइंस होते हैं उनको हम पूरा करते हैं लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आप रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पे भरो। उसके बाद कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशन जो अंडर सेंटर हो, स्टेट हो, प्रोविंशियल एक्ट या गवर्नमेंट कंपनी हो जो कंपनी एक्ट में डिफाइन है उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी ऐसी कंपनी जो प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट करती है किसका? डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड का। कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडिया के अंदर डिविडेंड के डिक्लेरेशन संबंधित या उसकी पेमेंट से संबंधित अरेंजमेंट करती है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक कंपनी। ऐसी कंपनी जो ना ही इंडियन कंपनी है और ना ही कोई अरेंजमेंट करती है डिक्लेरेशन या पेमेंट का, डिविडेंड का, उसको हम बोलते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनी जिसका ना ही इंडियन कंपनी है, कॉमन सी बात है, यानी इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही कोई अरेंजमेंट करती है डिविडेंड का इंडिया के अंदर, तो वो कंपनी होती है फॉरेन कंपनी। ऐसी कंपनी जिसके अंदर पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है जहाँ पर होल्डिंग जो है कम से कम 20% या उससे अधिक होनी चाहिए वोटिंग पावर की, उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। किसी भी कंपनी में अगर मान लो मैं राजकुमार अगर किसी कंपनी के अंदर 20% या उससे अधिक का वोटिंग पावर रखता हूँ तो मैं उस कंपनी के अंदर मेरा क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ए पर्सन कैरिंग कम से कम 20% वोटिंग पावर होना चाहिए कंपनी के अंदर, जिससे कि उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा उस कंपनी के अंदर। उसके बाद ये क्वेश्चन 18-19 का हम छोड़ देते हैं। ये
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वाइडली हेल्ड कंपनी। वाइडली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है। वाइड मतलब होता है चौड़ा। ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं वाइडली हेल्ड कंपनी। एक होता है क्लोजली हेल्ड कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता। क्लोज जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता वो होता है क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो यहाँ पर बोला है कि कौन सी वाइडली हेल्ड कंपनी नहीं है, नन ऑफ दीज आ जाएगा। उसके बाद है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी का मतलब होता है कम से कम 20% वोटिंग पावर हो, उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इनकम टैक्स एक्ट जो है वो आया था 1 अप्रैल 1962 को। एक्ट 1961 है, ये आपको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स रेट जो है वो फिक्स रहते हैं फाइनेंस एक्ट के अंदर। आपको पता है हर साल फाइनेंस एक्ट जो है, फाइनेंस बिल जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा और फाइनेंस बिल बन जाता है। फाइनेंस एक्ट जब उस पर साइन होते हैं प्रेसिडेंट के तो वो फाइनेंस बिल क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट। उसके अंदर आपको पता है हर साल स्लैब रेट्स आते हैं। उसके बाद सेक्शन 2 क्लोज 9 जो है इनकम टैक्स का वो डील करता है असेसमेंट ईयर से, और सेक्शन 2 क्लोज 7 जो होता है वो होता है प्रीवियस ईयर का। सेक्शन 2 क्लोज 31 होता है पर्सन का। ये मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी ऐसा बोर्ड जो डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, इनकम टैक्स आता है और गिफ्ट टैक्स आता है जो पहले थे, उसके प्रोविजन डायरेक्ट टैक्स में यानी इनकम टैक्स में ऐड कर दी अब। उसके बाद डिविडेंड फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 फ्रॉम इंडियन कंपनी क्या है, अब क्या है पूरा टैक्सेबल है, क्योंकि जो फाइनेंस एक्ट 20 आया था उसके अंदर जो पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी पे करती थी लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में वो एग्जम्प्ट होता था सेक्शन 10 क्लोज 34 के अंदर। लेकिन अब क्या है, शेयर होल्डर के हाथ में भी वो टैक्सेबल होता है डिविडेंड। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो फाइनेंशियल ईयर जो एकदम पहले आता है किसकी, असेसमेंट ईयर की। यानी कॉमन सी बात है, पहले होगा प्रीवियस ईयर फिर होगा असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जो एकदम पहले आता है असेसमेंट ईयर से। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस साल में इनकम पे आप टैक्स पे करते हो। असेसमेंट ईयर यानी वो साल जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 31 मार्च को। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है ऐसा साल जो एकदम पहले आता है असेसमेंट ईयर के और जिस साल में आप इनकम अर्न करते हो। असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हो, प्रीवियस ईयर में कमाते हो, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हो। ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन 25 जो है वो बोलता है इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एग्जम्प्ट क्या है, डिविडेंड जो है वो फॉरेन कंपनी से वो भी अब एग्जम्प्ट नहीं है, कॉर्पोरेट डिविडेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। सेक्शन 2 क्लोज 31 मैंने बताया आपको पर्सन को डिफाइन करता है। इसके अंदर क्या नहीं आएगा, पर्सन में कौन कौन नहीं आएंगे, पर्सन में इंडिविजुअल आता है, यस, एचओ भी आएगा, कंपनी भी आती है, माइनर नहीं आता। एक पर्सन जो सेक्शन 2 क्लोज 31 में डिफाइन है, पर्सन का मतलब होता है इंडिविजुअल, एचओ, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, कंपनी और फर्म, लेकिन यहाँ पर माइनर नहीं आएगा। उसके बाद बोला कि अमेंडमेंट जो बाई फाइनेंस एक्ट आर मेड अप्लीकेबल फ्रॉम, जो फाइनेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट होते हैं वो अप्लीकेबल कब से होते हैं, वो फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से होते हैं। उसके बाद बोला कि इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान ऑफ टैक्स। प्लान ऑफ टैक्स क्या है, प्लान ऑफ टैक्स एंड टैक्स को इम्प्लीमेंटेशन करना, वो क्या बोलते, उसको क्या बोला जाएगा, टैक्स मैनेजमेंट। यहाँ पर कोई सुटेबल आंसर नहीं है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज का कंप्लाइंस करना, मैंने आपको बताया ऊपर। द मेथड बाय विच ए पर्सन इलीगली रिड्यूस द टैक्स बर्डन, इलीगली टैक्स बर्डन को कम करता है बाय डिफ्लेटिंग देयर इनकम और इन्फ्लेटिंग देयर इनकम, यानी इनकम को कम ज़्यादा करके, एक्सपेंस को कम ज़्यादा करके अपनी इनकम का डिफ्लेट करता है। तो ऐसे इलीगली तो उसको बोलते हैं हम टैक्स एवेजन, टैक्स की वो चोरी कर रहा है। उसके बाद रेफर हेजिंग ऑफ टैक्स, इसको बोलते हैं हम टैक्स अवॉइडेंस। हेजिंग ऑफ टैक्स क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स को बचाना। उसके बाद कंपनी डिफाइंड अंडर, कंपनी को डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करूँ तो कंपनी को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 क्लोज 17 के अंदर इनकम टैक्स एक्ट में। यहाँ पर आंसर मत जाना, यहाँ हो सकते हैं कुछ आंसर गलत भी हो सकते हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग डील द डोमेस्टिक कंपनी, कौन सा सेक्शन जो है वो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी से डील करता है, सेक्शन 2 क्लोज 22A है, 22A आएगा यहाँ पर, ये गलत लिखा हुआ है। सेक्शन 2 क्लोज 22A के अंदर डोमेस्टिक कंपनी को डिफाइन कर रखा है इनकम टैक्स में। सेक्शन 2 क्लोज 23 यहाँ पर भी ए आएगा, ये गलत है 4। सेक्शन 2 क्लोज 23A में फॉरेन कंपनी को डिफाइन कर रखा है। एक कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्ट, यानी ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं, मैंने आपको बताया ऊपर भी, क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है वो। जिसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है वो वाइडली हेल्ड कंपनी होती है, और जिसमें नहीं होता है वो क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है।